से कोयला माफिया के दलाली में डूबे हुए हैं, उसका ये साक्षात मिसाल है। संपत्ति अर्जित करने में, गाड़ी खरीदने में, साड़ी खरीदने में, बंगला खरीदने में, जमीन खरीदने में और आय से अधिक मामला संपत्ति जुटाने में लगी रही। ये पुलिसकर्मी उनसे 200 रुपए रंगदारी मांगते हैं, जिसका विरोध ये आदिवासी युवक करते हैं। उनके विरोध से ये इतने बेचैन हो जाते हैं कि वो उस मोटरसाइकिल का पीछा करते हैं और सीधे टक्कर में दोनों युवकों की चपेट में आने के कारण घटनास्थल पर ही गंभीर अवस्था में दर्दनाक मौत हो जाती है कि जो 2 बच्चों की हत्या के आरोपी पीसीआर कर्मी हैं, पीसीआर के जो पुलिसकर्मी हैं, उनके ऊपर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की जाए। मैं किसी लाठी, किसी गोली या किसी फर्जी केस से मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। ममता देवी के पति बजरंग महतो फेसबुक में पोस्ट डालते हैं 2 दिन पहले कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 आदिवासी युवकों की मौत हो जाती है और उन्हीं की पत्नी उनके मौत पर दलाली का काम करती है और दिखावा करने के लिए जब उनको समझ में आता है कि वो एक्सपोज हो चुकी हैं, बुरी तरीके से मीडिया में वो एक्सपोज हो चुकी हैं, उनका दोहरा चाल चरित्र साबित हो चुका है, तो पत्र लिखने का जो नाटक है वो पत्र लिखने के लिए सीएम के पास पहुंच जाती है। आज 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर थाना प्रभारी रजरप्पा और गोला के थाना प्रभारी को अगर सस्पेंड नहीं किया जाता है और सरकारी मुआवजे के साथ में अगर आश्रितों को नौकरी नहीं दी जाती है तो बृहद रामगढ़ का एक आज तक का इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है। जोहार, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं खतियानी खबर। अभी हमारे साथ जेएलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ता संतोष महतो जी हैं। सबसे पहले जोहार हमारे चैनल में। आपके निडर निष्पक्ष आजाद चैनल को झारखंडी जोहार। तो क्या हुआ था, क्या जरूरत पड़ा आप लोगों को, इतना चोट लगा है, क्या मामला था? सबसे पहले हमको मामला बताइए। मामला ये था कि 2 मासूम होनहार युवा आदिवासी लड़के अजित हेम्ब्रम और सागर हेम्ब्रम, जो कि बंदा पंचायत पड़ता है उसके भूभई गांव के रहने वाले थे और पास के ही दामोदर नदी से अपने घर के जलावन के लिए कोयला, सीमेंट की जो बोरी होती है उस बोरी में लेकर जा रहे थे। गोला थाना अंतर्गत पीसीआर संख्या 9, हमें नहीं मालूम कि उसमें कौन कौन लोग थे, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बताते हैं कि कोई चौबे करके हैं और एक कोई इनाम या समथिंग उनका कोई नाम है। ये पुलिसकर्मी उनसे 200 रुपए रंगदारी मांगते हैं, जिसका विरोध ये आदिवासी युवक करते हैं। उनके विरोध से ये इतने बेचैन हो जाते हैं कि वो उस मोटरसाइकिल का पीछा करते हैं और सीधे टक्कर में दोनों युवकों की चपेट में आने के कारण घटनास्थल पर ही गंभीर अवस्था में दर्दनाक मौत हो जाती है। बाद में स्थानीय कुछ दलालों के माध्यम से उनका शव घटनास्थल से उठा लिया जाता है। घटना इतनी विभत्स थी कि आप अगर फोटो देखेंगे, आज भी घटनास्थल पर जो डेड बॉडी था उसके बगल में पीसीआर वैन का बम्पर जो टूट कर गिरा हुआ है, उसका फोटो सोशल मीडिया में वायरल है। लीपापोती का दौर यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इस बार गुनाह करने वाले कोई आम आदमी नहीं थे, कोई झारखंड का कोई ग्रामीण आदमी नहीं था। इस बार हत्या की घटना को अंजाम देने वाले लोग थे पुलिसकर्मी। रजरप्पा थाना प्रभारी और गोला थाना प्रभारी दोनों इस घटना को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने का इंतजाम कर चुके थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मरने वाले लोग आदिवासी हैं। घटना 4 तारीख को लगभग 7 बजे हुई। 24 घंटे बीत जाते हैं और लगभग 4 साढ़े 4 बजे पोस्टमार्टम होने के बाद दोनों शवों को गोला थाना के पास में रखकर जो संथाली समाज के लोग थे, जो मांझी समाज के लोग थे, जो आदिवासी ग्रामीण थे, उनके मृतक के माता, बहन, उनकी बेटी, उनकी पत्नी और तमाम गोतिया नैया और गांव के लोग उनके समर्थन में शांतिपूर्वक तरीके से धरने पर बैठ गए और उनकी मांग थी कि जो 2 बच्चों की हत्या के आरोपी पीसीआर कर्मी हैं, पीसीआर के जो पुलिसकर्मी हैं, उनके ऊपर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की जाए और जो आश्रित हैं उनको एक सरकारी नौकरी दी जाए और सरकार के तरफ से एक उचित मुआवजा उनको दिया जाए। ये 3 प्रमुख मांगों के साथ वो लोग धरने पर बैठे थे और उन्हीं आदिवासी समाज के लोगों ने जेएलकेएम के जिला अध्यक्ष के माध्यम से हमें संदेश भिजवाया कि हमें आपका समर्थन चाहिए, सहयोग चाहिए। इस तरीके की घटना घटित हुई है। चूंकि ये जो घटना सामाजिक तौर पे हिला देने वाली घटना थी, हमने तय किया कि हम लोग मरते दम तक
इनके मांगों का समर्थन करेंगे और परिजनों और आश्रितों को न्याय दिलाएंगे। आप लोग की जो मांग थी वो तो जायज थी, लेकिन आप लोग सावधानिक तरीका से अपनी मांग को मांग रहे थे, लेकिन इस प्रकार बर्बरतापूर्वक आप लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, इस पर क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि किसी भी जिला में इस तरीके की यह पहली घटना है जब दो दो आदिवासी युवकों का शव थाने के गेट पे पड़ा हुआ है और लाठीचार्ज उन्हीं के परिजन, उनकी विधवा, उनकी माता, उनके बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। साथ ही साथ हम जैसे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, क्योंकि हमारी मांग यह थी कि भाई जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर हत्या का आरोप, प्राथमिकी दर्ज हो। कहीं से भी ये मांग हमारा नाजायज नहीं था। लेकिन आप रामगढ़ का पुलिस प्रशासन का कार्यशैली देखिए और ये कितने नेताओं के पिछलग्गू हैं, गुलाम हैं और किस तरीके से कोयला माफिया के दलाली में डूबे हुए हैं, उसका ये साक्षात मिसाल है। वहां पे इस मामले में लीपापोती करने के लिए कांग्रेस की नेत्री, जो अपने आप को आंदोलनकारी भी कहती हैं, और रोने और इमोशनल ड्रामा करने में, पिछले 2019 का चुनाव में हमने उनका डेमो देखा है और पूरा फिल्म भी हमने देखा है। बहुत उम्मीदों के साथ रामगढ़ की जनता ने उनको विधायक चुना था, लेकिन मैडम पूरे कार्यकाल के दौरान सिर्फ और सिर्फ संपत्ति अर्जित करने में, गाड़ी खरीदने में, साड़ी खरीदने में, बंगला खरीदने में, जमीन खरीदने में और आय से अधिक मामला संपत्ति जुटाने में लगी रही। अब चूंकि पैसे से, धन से, बल से उनकी आंखें चौंधिया गई है। अब उनको आदिवासी युवकों की मौत पर कोई संवेदना नहीं होती। इधर बाहर डेड बॉडी के साथ परिजन आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और मैडम अंदर में मॉडलिंग कर रही हैं और थाने के अंदर में बैठकर उनकी ऐसी खातिरदारी की जा रही है जैसे पता नहीं कौन से कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए पहुंची। हमने जब विरोध किया तो मैडम परिजनों को लिपापोती करने लगी और डेड बॉडी को उठाने के लिए दबाव बनाने लगी, और उनके समर्थन में उन्होंने आदिवासी समाज के ठेकेदार कहे जाने वाले विनोद किस्कू को बुला लिया। विनोद किस्कू चूंकि हिंदी में बात करते तो हम सभी को समझ में आ जाता कि वो किस भाषा शैली से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अपने पारंपरिक संथाली भाषा में परिजनों को धमकाने लगे, उनको बरगलाने लगे। लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि वो जो मृतक परिवार है वो संथाली भाषा समझने वाला है, और जितने ग्रामीण वहां पे उपस्थित थे सभी लोग संथाली भाषा समझते थे, और उन्हीं संथाली समाज के लोगों द्वारा उनका होटिंग किया जाने लगा, उनका विरोध किया जाने लगा, उनको कहा जाने लगा कि आप दलाली बंद करिए। जब इस तरीके का विरोध हुआ, जब उनके मुर्दाबाद के नारे लगने लगे, भाई स्वाभाविक है, राजनीति में अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोग जिंदाबाद करेंगे, अगर आप राजनीति में बुरा काम करेंगे तो मुर्दाबाद करेंगे। इसमें कहीं से भी उनके बॉडीगार्ड द्वारा और रजरप्पा थाना प्रभारी के द्वारा लाठीचार्ज करने की घटना जो है वो बिल्कुल असंवैधानिक है और वर्दी का दुरुपयोग है। अच्छा, जेएलकेम के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज क्यों? हमें यही तो समझ में नहीं आता है। चूंकि आज का समय जो है वो डिजिटल है, पूरा आंदोलन लाइव है, फेसबुक पर तमाम यूट्यूब चैनल वहां पे मौजूद थे, मीडिया चैनल मौजूद थे, हजारों की संख्या में वहां पे भीड़ मौजूद थी। पूरे फुटेज में आप अगर छानबीन करेंगे, उसकी कड़ी को जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी मांग बिल्कुल संवैधानिक तरीके से थी, शांतिपूर्ण हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे और मांगे हमारी बिल्कुल जायज थी। लेकिन इस जायज मांग को दबाने के लिए बोरो प्लेयर के रूप में ममता देवी को और विनोद किस्कू को वहां पे बुलाया गया था। स्थानीय गोला पुलिस प्रशासन और रजरप्पा पुलिस प्रशासन के माध्यम से उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि मामला सलट जाए। हमें ये एक अबूझ पहेली जैसा लगता है कि भाई अगर किसी आदिवासी युवक की मौत हुई है, एक घर के दो लोगों की मौत हुई है, ऐसे समय में विनोद किस्कू जैसे लोग या ममता देवी जैसे लोग कैसे संवेदनशीलता अपना खो सकते हैं? कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के माध्यम से उनका साठगांठ है, कुछ ना कुछ कोयले का कारोबार मुझे जान पड़ता है, प्रतीत होता है, जिसका सेटलमेंट के लिए कि भाई इस घटना को अगर आप दबाते हैं तो जिस तरीके से हमारा मिला जुला अवैध कारोबार चल रहा है, हमें अंदाजा लगा सकते हैं, एक अनुमान हम लगा रहे हैं। हम इसकी सत्यता की कोई गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन जो ह्यूमन साइकोलॉजी उस आधार पर हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई व्यापारिक साठगांठ था। अदरवाइज मृतक के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करना और उनके हक अधिकार के लिए लड़ना एक जनप्रतिनिधि का पहला और आखिरी कर्तव्य होता है। अच्छा संतोष भैया, आप कब तक दूसरों के लिए लाठी खाइएगा, खून बहाइएगा, कब तक? जब तक अभी कहा कि आप कुछ दिन पूर्व में सहायक पुलिसकर्मी के भी समर्थन में गए थे, वहां भी आपको खून बहाना पड़ा था, और यहाँ भी दूसरों के लिए आखिर कब तक आप खून बहाइएगा?
देखिए, लोग अलग अलग तरीके का आरोप लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये राजनीति है। मेरा कहना है कि राजनीति है तो बुराई कहां है। अगर मानवाधिकार का अवहेलना कर रहे झारखंड सरकार ने राज्य के सहायक पुलिस कर्मियों के साथ अगर अन्याय किया है, उनके समर्थन में हमने लाठियां खाई। अभी सड़क जाम किया गया था गोला डीवीसी चौक में, जहां पे चौकात निवासी जीतू महतो की दर्दनाक मौत हो गई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा मौत किसी को न मिले। शरीर के नीचे का पूरा जो हिस्सा था वो कुचल गया था ट्रक के नीचे। हमने उनको मुआवजा दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, परिजनों को सहायता दिलाने के लिए हमने जो है संवैधानिक तरीके से धरना दिया था, जिसमें हमारे ऊपर फर्जी केस किया गया। लगातार घटनाक्रम बदलता है और उसी गोला थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 आदिवासी युवकों की मौत हो जाती है। देखिए, मेरा तो यह कहना है कि जब जब अन्याय होगा और उस अन्याय के खिलाफ मदद के लिए, सहयोग के लिए हमें कॉल आएगा, हमें बुलाया जाएगा। मैं किसी लाठी, किसी गोली या किसी फर्जी केस से मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। एक और बात जोड़ना चाहता हूं। हमारी मांग, हमने कहा कि भाई पीसीआर के द्वारा दुर्घटना हुआ है। एसपी साहब ने पीसीआर के चालक को सस्पेंड किया, यानी यह साबित होता है कि उस घटना में पीसीआर चालक का हाथ था। दूसरी तरफ 2-2 थाने के पुलिस वहां पे मौजूद थे, क्योंकि उनको अंदाजा था कि यहां पे घटना बदल सकती है, विरोध का रूप बड़ा व्यापक हो सकता है। उनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था। वो इस बात की साजिश रच रहे थे कि भाई ये हथकंडा अपना के हम लोग मामले को दबा सकते हैं और अपने पुलिसकर्मियों को बचा सकते हैं। ममता देवी के पति बजरंग महतो फेसबुक में पोस्ट डालते हैं 2 दिन पहले कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 आदिवासी युवकों की मौत हो जाती है, और उन्हीं की पत्नी उनके मौत पर दलाली का काम करती है। और दिखावा करने के लिए, जब उनको समझ में आता है कि वो एक्सपोज हो चुकी हैं, बुरी तरीके से मीडिया में वो एक्सपोज हो चुकी हैं, उनका दोहरा चाल चरित्र साबित हो चुका है, तो पत्र लिखने का जो नाटक है, वो पत्र लिखने के लिए सीएम के पास पहुंच जाती है। आज का मैं घटना बता रहा हूं कि वो 20,000 रुपए लिफाफे में बंद करके देने गई थी मृतक के परिजनों को। बताइए कि जिस घर का बेटा मर गया हो, जिसका बाप मर गया हो, जिसका पति मर गया हो, जिसका इकलौता कमाऊ शख्स जवान उम्र में मर जाता होगा, आप 20,000 रुपए लेकर उसके घर में कैसे जा सकते हैं? ये बेहुदगी का, बेशर्मी का, निर्लजता का प्रकाष्ठा जो है वो ममता देवी ने दिखाया है। तो जो परिजन थे वो ले लिए वो राशि है क्या? देखिए, उनकी माली हालत, उनकी आर्थिक हालत इतनी दयनीय है कि जब आप उनसे मिलेंगे तो उनके रहन सहन के तरीके से, उनके पहनावे से आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो पाई पाई के लिए मोहताज हैं। तो क्या लगता है संतोष महतो जो खून बहाए वो व्यर्थ चला गया? व्यर्थ नहीं गया है। हम लड़ाई लड़ेंगे। हमने एसपी को आवेदन दिया है और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर थाना प्रभारी रजरप्पा और गोला के थाना प्रभारी को अगर सस्पेंड नहीं किया जाता है और सरकारी मुआवजे के साथ में अगर आश्रितों को नौकरी नहीं दी जाती है, तो बृहद रामगढ़ का एक आज तक का इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है। इसकी मैं गारंटी देता हूं। अच्छा, आप पे जो बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ था उसका अभी तक कोई वीडियो वगैरह नहीं? क्या लगता है अकेले में वैसा प्रहार किया गया है, किस तरह से? देखिए, हम वर्दी का सम्मान करते हैं, हम पुलिस प्रशासन का सम्मान करते हैं। नहीं तो वर्दी खोलकर किसी दिन नवीन कुमार पांडे और अभिषेक प्रताप हमारे से मुकाबला कर लें, उनको समझ में आ जाएगा कि एक झारखंडी युवा में, एक झारखंडी युवा के दिलो दिमाग में कितना आग होता है। आज भी मैंने उनको उनकी कर्तव्यहीनता की वजह से उनको मैसेज किया है। एक ग्रामीण महिला जो ससुराल से प्रताड़ित हो रही है, वो बार बार आवेदन लेकर रजरप्पा थाना पहुंच रही हैं, लेकिन उनको गाली देकर वहां से भगा दिया जा रहा है। आज भी मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से उनको संदेश भेजा है कि भैया इस जो आरोप है, ये जो मांग की जा रही है, उस पर आप कार्रवाई करें, अन्यथा फिर हम लोग एक्शन लेंगे। अच्छा, कब तक आखिर लाठी खाते रहेंगे, खून बहता रहेगा, फर्जी केस होते रहे, आखिर कब तक ये सिलसिला चालू रहेगा? हम लोग टाइगर जयराम महतो के क्रांतिकारी सिपाही हैं, और जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सक्षम, सबल और स्वावलंबी नहीं होगा, और जब तक अंत्योदय का लक्ष्य, अंत्योदय का मतलब होता है अंतिम व्यक्ति, जब तक मजबूत नहीं होगा, तब तक हमारी ये जंग कायम रहेगी, हमारी लड़ाई कायम रहेगी, हमारा यह आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, आवेदन, निवेदन तब तक चलता रहेगा। और अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहता हूं कि इस घटना में मरने वाले लोग पहले तो आदिवासी थे, दूसरे झारखंडी थे। ये लड़ाई सिर्फ जेएल कैंप की या
भूभई गांव के लोगों की नहीं है, ये लड़ाई पूरे झारखंड की लड़ाई है। सामाजिक जो संगठन है, जो आदिवासी संगठन है, उन तमाम संगठनों से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर शामिल हो और इस मुद्दे को किसी भी तरीके से मैनेज ना होने दे, क्योंकि पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है कि इस मुद्दे को दबाया जा सके और आश्रितों को डरा के धमका के उनका मुंह बंद किया जा सके। और मेरा एक अंतिम सवाल है, जेएलके जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयराम महतो की जो पार्टी है, इस पर लगातार लोग कमेंट करते रहते हैं तरह तरह के कि महतो की पार्टी है, महतो की पार्टी है, लेकिन जो मरे थे वो तो आदिवासी थे। तो फिर आप लोग इस पर बोलने वाले जो लोग हैं उनके पास बचा क्या है बोलने के लिए? उनके पास ना तो मुद्दों के लिए बोलने की बात है, ना इस तरीके की घटनाओं का विरोध करने का उनके पास कुवत है। आप हमको बताइए कि पूरे रामगढ़ जिला में क्या इकलौता जेएलके संगठन ही है इन आदिवासी भाइयों के समर्थन में खड़ा होने के लिए? यहाँ आजसू है, यहाँ जेएमएम है, यहाँ कांग्रेस है, यहाँ अन्य पार्टियां हैं, लेकिन जब भी किसी बेजुबान के साथ में, जब भी किसी शोषित पीड़ित के साथ में न्याय दिलाने की बात होती है तो ये लोग गायब हो जाते हैं। फेसबुक में देखिए, लंबा लंबा हाँकने में, नेताओं के तलवे चाटने में, उनका जी हुजूरी करने में इनका पूरा दिन बीतेगा, लेकिन जब किसी मजलूम की जान की बात आती है, जब उनके विरोध में, उनके समर्थन में खड़ा होने की बात आती है तो इनकी टाई पीस हो जाती है। तो इन बेबुनियाद आरोपों का हम लोग जवाब देना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझते हैं। हमारा यह स्पष्ट कहना है कि हम लोग सर्वहारा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम लोग झारखंड में झारखंडियत को मजबूत करने की बात करते हैं। हमने कभी भी महतो, मियां, मांझी, मुसलमान, महरा या फिर मूलवासी में कोई भेद नहीं किया है। हमारा यह कहना है कि झारखंड में रहने वाला हर व्यक्ति, उसके संघर्ष के साथ में हम लोग खड़े हैं, उनके सपनों के साथ हम लोग खड़े हैं, उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमारा संघर्ष अंतिम सांस तक चलेगा। मेरा एक अंतिम सवाल है, आप जेएलके के केंद्रीय प्रवक्ता भी हैं। अभी 1-2 दिन पहले जयराम महतो जी उधर देवघर में किधर अभी सभा कर रहे हैं, उनका एक सोशल मीडिया पर चर्चा आ रहा है, वो एक आदिवासी का जो गमछा, उनका जो पैर में किसी तरह पे, अब क्या है नहीं मामला, तो उसको लेकर आदिवासी लोग अभी विरोध में उतर गए रांची में, इस पर क्या कहेंगे? हमारा कहना है कि गमछा किसी भी सामाजिक संगठन, क्योंकि उनके माथे पर एक भगवा का गमछा था और पैर में वो सरना का गमछा। नहीं, देखिए, ये एक संयोग है। मैं किसी भी तरीके से किसी भी रंग के गमछे को किसी सामाजिक संगठन या किसी धार्मिक संगठन के साथ में जोड़ के नहीं देखता हूं। वो कोई तिरंगा नहीं था। हाँ, हम सभी धार्मिक और सामाजिक, आदिवासी लोग बोल रहे हैं तो आदिवासियों को अपमान है। भाई, गमछा कब से आदिवासी गैर आदिवासी हो गया? गमछा गमछा होता है, चाहे वो किसी भी कलर का हो। हमारा कहना है कि कोई अगर धार्मिक प्रतीक होता, कोई धार्मिक चिन्ह होता, तिरंगा होता या किसी इसी तरीके की अगर कोई चीजें होती, तब हम उसका जो है खंडन करते। लेकिन फिर भी अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर किसी भी समाज का अथवा किसी भी धार्मिक संगठन का अगर भावना ठेस पहुंचा तो हम उसके लिए तहे दिल से माफी मांगते हैं और इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति जो है वो दोबारा ना हो, इसका हम लोग ख्याल रखेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि आदिवासियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, आदिवासियों को मजबूत करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, खून बहा रहे हैं, माथा फोड़वा रहे हैं, उनके लिए केस खा रहे हैं। आदिवासियों के लिए, झारखंडियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ के मेहनतकश मजदूरों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग हर बात पे सफाई देना पसंद नहीं करते। हमारा काम ही हमारी पहचान है। और कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहता हूं कि यह जो दो आदिवासी युवकों की मौत हुई है, निसंदेह ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और वर्दी में जो गुंडाई किया जा रहा है, जो तस्करी किया जा रहा है, जो कोयले का व्यापार किया जा रहा है, जो बड़े बड़े मगरमच्छों के साथ में साठ-गांठ करके मोटी कमाई की जा रही है और गरीब लोगों को 100-200 रुपए के लिए मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, ये झारखंड जैसे आदिवासी राज्य के लिए कलंक है। और तमाम सामाजिक संगठन, तमाम युवा संगठन, तमाम धार्मिक संगठन को मैं अपील करना चाहता हूं कि इस मुद्दे को जितना हो सके ज्वलंत बनाए रखे और तब तक लड़ाई जारी रखे जब तक से मृतकों के परिवार को न्याय न मिल जाए।